गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे लिविंग वर्ल्ड। फर्स्ट चैप्टर है हमारा और लिविंग वर्ल्ड में हम ये स्टडी करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, इनकी क्या स्पेसिफिक फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये सब हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बायोलॉजी साइंस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या क्या फीचर्स होती हैं, देखो बुक के फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पेज पर ही लिखा है व्हाट इज लिविंग। इसका मतलब ये है कि अब हम ये स्टडी करने जा रहे हैं कि लाइफ क्या होती है, क्या विशेषताएं। जैसे सबसे पहली विशेषता इन्होंने दी है कि दे ग्रो, यानी कि सेल वाइज, वॉल्यूम वाइज, एरिया वाइज या फिर मास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो वो ग्रो कर रहे हैं। और ग्रो करने का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन साइज, मास, वॉल्यूम और एरिया, यानी कि एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज नोन एज ग्रोथ। और इसके अलावा ग्रो दूसरी चीज़ें भी करती हैं, जैसे कि क्रिस्टल्स ग्रो करते हैं, लेकिन उसको लाइफ कंसिडर नहीं किया जाता। ये ग्रोथ जो है ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ग्रोथ इंडिकेट जरूर करती है लाइफ को, लेकिन इसके अलावा भी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि सेकेंड नंबर पर दी है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन वर्ड का मतलब है री मीन्स अगेन, प्रोडक्शन मीन्स टू फॉर्म या टू प्रोड्यूस। इसका मतलब अपने जैसा यंग वन, टू प्रोड्यूस यंग वन आइडेंटिकल टू सेल्फ। ये वाली जो फीचर है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, यानी कि वो अपने जैसा ही एक ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। ये स्पीशीज की विशेषता है कि चाहे वो एसेक्सुअल से करें या फिर सेक्सुअल मेथड से करें। इसके बाद नेक्स्ट फीचर जो दी है इन्होंने वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है टू मेटाबोलाइज, और मेटाबोलाइज का मतलब है दोनों ही टाइप के रिएक्शन, फॉर्मिंग और ब्रेकिंग डाउन, वो दोनों ही इसमें आते हैं। कैटाबॉलिज्म जिसमें कि बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होते हैं, जैसे कि डाइजेशन। इसके अलावा फॉर्मेशन वाले जैसे कि बायो सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स, वो आता है एनाबॉलिज्म में। या फिर प्लांट्स के अंदर अगर हम देखें तो एनाबॉलिज्म का परफेक्ट एग्जांपल जो है वो है फोटोसिंथेसिस, उसके नाम में ही सिंथेसिस। तो मेटाबॉलिज्म, हालांकि मेटाबॉलिक रिएक्शंस को इन विट्रो कंडीशंस में यानी कि टेस्ट ट्यूब्स में या ग्लासवेयर्स में भी किया जा सकता है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ये विशेषता है, उनके अंदर तो होता ही होता है। इसके बाद अगली जो विशेषता है वो है ऑर्गेनाइजेशन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी ऑर्गेनाइज्ड होती है। कैसे ऑर्गेनाइज्ड होती है, या तो वो छोटे से छोटे स्ट्रक्चर, सेल जिसको हम एक एंटिटी या फिर एक यूनिट भी कह सकते हैं, उससे बने होते हैं, या फिर उनके एक के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन से बनते हैं। जैसे सेल ऑर्गेनाइज होकर बनते हैं, टिश्यू, टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर बनता है, ऑर्गन, ऑर्गन ऑर्गेनाइज होकर बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज होकर बनता है इंडिविजुअल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है या हिरार्की है। हिरार्की वर्ड का मतलब ये सीक्वेंस होता है कि छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ की जो सीक्वेंस है इसको हिरार्की कहते हैं। और ये हिरार्की हमें ये सिखाती है कि छोटी यूनिट कंबाइन होकर बड़ी यूनिट बनाती है, और बड़ी यूनिट फिर कंबाइन होकर उससे बड़ी यूनिट बनाती है, और फिर सो ये प्रोसेस तब तक चलता है
जब तक ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं बन रहे। हालांकि सब सेलुलर लेवल पर यानी कि सेल से नीचे के लेवल पर भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन वो हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, अब ये जो मैंने 3 फीचर्स दिखाई, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और ऑर्गेनाइजेशन, ये आपकी बुक में भी दी है। इसके बाद अगली फीचर जो बुक में दी है वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के हैबिटेट के लिए कॉन्शियस है। कॉन्शियस यानी कि इसके लिए हिंदी में शब्द है सचेत है, यानी कि उसको पता है कि उसके आसपास के एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। जैसे या तो सर्दी बढ़ गई तो वो सर्दी के हिसाब से अडेप्ट करेगा, गर्मी बढ़ गई तो गर्मी के हिसाब से अडेप्ट करेगा। तो ये जो उसकी कॉन्शियसनेस है, यानी कि जिसमें वो ये महसूस करता है चीज़ों को और उनके अगेंस्ट रिएक्ट करता है, उसको कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो एनवायरनमेंट से जो सिग्नल आता है उसको क्या कहते हैं? स्टिमुलाई। स्टिमुलाई प्लूरल है और स्टिमुलस सिंगुलर है। और उसके अगेंस्ट जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स दिखाती है वो है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स हमारी बॉडी का रिएक्शन, और स्टिमुलस या स्टिमुलाई वो हुआ एनवायरनमेंट से आने वाला सिग्नल। और डेड या फिर नॉन लिविंग चीज़ें जो होती हैं उनके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है, यानी कि वो रिएक्ट नहीं करती। फॉर एग्जांपल, अगर कोई डेड बॉडी है और उसके आसपास की कंडीशन चेंज हो जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज रहती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पेज नंबर 5 तक इन्होंने ये सारी फीचर्स दी हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग बॉडी, पेज नंबर 6। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी शब्द का हिंदी में अर्थ होता है विविधता। और विविधता का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर एरिया की बायोडाइवर्सिटी से मतलब ये है कि उस एरिया पर कितने अलग अलग टाइप के स्पीशीज या ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। डाइवर्सिटी को अक्सर हम बायो के साथ जोड़कर देखते हैं, तब हम इसे एक शब्द नाम देते हैं बायोडाइवर्सिटी। यानी कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी बायो की डाइवर्सिटी के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। यानी इट इज ए डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखो पेज नंबर 6 पर जो पहला पैराग्राफ है, इसमें इन्होंने जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बोल्ड में लिखा है उससे पहले लिखा है कि द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। यानी कि कितनी स्पीशीज इस समय ह्यूमन बींग्स ने डिस्कवर और स्टडी कर चुकी हैं। इतनी सारी स्पीशीज को स्टडी कैसे किया जाए? तो स्टडी करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाए, जिसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्योंकि क्लासीफाई अगर हम किसी चीज़ को करते हैं तो उसको स्टडी करना आसान हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा स्कूल, जिसमें कि अलग अलग स्टूडेंट्स को क्लासेस में डिवाइड किया गया ताकि उनकी स्टडी बेहतर तरीके से हो सके। अच्छा, इसके बाद देखो यहाँ पर बोल्ड में एक और वर्ड लिखा है जिसका नाम है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होता है? ये नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर का मतलब होते हैं नेमिंग। किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देने का जो मेथड है उसको नोमेनक्लेचर कहते हैं। अब साइंटिफिक नेमिंग के बारे में हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। साइंटिफिक नेम देने के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या प्रोसेस हैं, और
और किसने इसको दिया था ये भी जानना जरूरी है। इसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस, और कार्ल लिनियस ने अपनी जो बुक थी सिस्टेमा नेचुरली, सिस्टेमा नेचुरल की बुक का नाम है, ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने सबसे पहले नॉमेनक्लेचर दिया था। उस नॉमेनक्लेचर को बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। और उसको बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहने का कारण ये है, बाई मीन्स टू, नोमियल मीन्स नेम एंड नॉमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग। तो अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म के को दो नामों से पुकारते हैं, यानी कि उसके नाम के दो पार्ट हैं, तब इस सिस्टम को कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इसका परफेक्ट एग्जांपल है जैसे कि हम लोग, हमारा नाम जो होता है उसके बाद आता है सरनेम, पहले नेम आता है फिर सरनेम आता है। उसी तरह से ऑर्गेनिज्म्स का भी पहला जो हम साइंटिफिक नेम होता है उसका पहला पार्ट होता है, उसको उसका नेम या और दूसरे को उसका सरनेम कह सकते हैं। ये सिर्फ एक एनालॉजी है समझाने के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं तो उससे समझ में आएगा। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम कहेंगे इसका जीनस, दिस पार्ट इज नोन एज जीनस या फिर जेनेरा, एंड दिस इज नोन एज स्पीशीज। दिस पार्ट इंडिकेट्स स्पीशीज एंड दिस पार्ट इंडिकेट्स जीनस और जेनेरा। दिस पार्ट इज इंडिकेटिंग जीनस, so it is also known as generic epithet. It indicates species, so it is known as specific epithet. What is epithet? Epithet means part of the name. Part of the name that indicates species is known as specific epithet. Part of the name that indicates genus is known as generic epithet. So there are two parts. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको मैंने कैसे लिखा है, फर्स्ट वर्ड को मैंने लिखा है कैपिटल से स्टार्ट करके, दूसरे को लिखा है स्मॉल से स्टार्ट करके। इसके अलावा इनको अंडरलाइन भी कर दिया है। हाथ से जब लिखते हैं तो इनको अंडरलाइन कर देते हैं। इसके अलावा कुछ और भी नियम है इसके। देखो 9th क्लास में हमने कई सारे एग्जांपल्स देखे थे। जैसे कि एक एग्जांपल था बोस इंडिकस, ये काऊ का साइंटिफिक नेम है। और इसमें एक नियम ये भी आता है कि जिसने वो साइंटिफिक नेम दिया होता है, जिस साइंटिस्ट ने, उसका देने वाले को हम ऑथर कहते हैं। ऑथर, उसका नाम शॉर्ट में उसके बाद लिख दिया जाता है। जैसे लिनियस ने दिया तो LINN। और कई बार ये जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं ये ओरिजिन भी इंडिकेट करते हैं। जैसे इंडिकस है तो इसका मतलब काऊ यानी कि बॉस इंडिकस वो इंडियन ओरिजिन का ऑर्गेनिज्म है, उसका इवोल्यूशन इंडिया से स्टार्ट हुआ है। इसके कई और एग्जांपल हैं, जैसे कि फाइकस बेंगालेंसिस बंगाल से स्टार्ट हुआ है, और पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना वो अमेरिका से। तो सबके ओरिजिन अलग अलग जगहों से होते हैं। यहाँ पे इन्होंने, अच्छा, इसके अलावा एक नॉमेनक्लेचर का सिस्टम और होता है जिसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है। तो ट्राई मीन्स होता है कि अगर साइंटिफिक नेम को 3 पार्ट्स में इंडिकेट किया जाए तो उसे ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। अब ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर कैसे होता है? सबसे पहले आता है जेनेरा, फिर आता है स्पीशीज और फिर आता है सब स्पीशीज। 3 पार्ट्स में। सब स्पीशीज को स्ट्रेन भी कहते हैं। जैसे कि आजकल तुमने सुना होगा कि इस समय जो फ्लू वायरस का स्ट्रेन है उसे कोविड-19 कहते हैं।
तो इसका मतलब हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के उसमें स्पीशीज में भी अलग अलग कैटेगरीज और टाइप्स होते हैं, उनको स्ट्रेन कहते हैं। अच्छा, यहाँ एक वर्ड दिया है जिसका नाम है आइडेंटिफिकेशन। ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये डाइवर्सिटी में स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हम चीज़ों को अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन करना भी और आइडेंटिफिकेशन करना भी। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचानना, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहचानना। जैसे अगर मैं स्कूल वाला ही एग्जांपल, तो सबसे पहले मैंने ये कहा कि स्टूडेंट्स को अलग अलग क्लासेस में इसीलिए क्लासीफाई किया गया ताकि उनकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। 6 वाले बच्चे को 6 की पढ़ाई, 11 वाले को 11 की पढ़ाई। और आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि उस ऑर्गेनिज्म को पहचानना भी जरूरी है। जैसे कि ये पहचान करना कि कौन सा बच्चा 6 का है, कौन सा 11 का है, कौन सा 10 का है। अगर पहचान प्रॉपर होगी तभी जाके उसको क्या कर सकेंगे, हम अप्रोप्रिएट कैटेगरी में प्लेस कर सकेंगे। यानी कि आइडेंटिफिकेशन इज एसोसिएटेड विद क्लासिफिकेशन। अब देखो इस टॉपिक के अंदर ही इसी पैराग्राफ में इन्होंने कुछ एब्रीविएशंस लिखी हैं, जैसे इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर ICBM। इसके अलावा एक और है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN। व्हाट आर दीज? दीज आर कोड्स। सी मतलब कोड से दोनों है, कोड का मतलब होता है रूल्स, यानी कि नियम। अंतर्राष्ट्रीय रूप से वैज्ञानिकों के समुदाय के द्वारा कुछ रूल्स बनाए गए, और ये रूल्स जो होते हैं ये बॉटेनिकल और जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में फॉलो होते हैं। और ये रूल ऐसे ही हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पेज 7 पर 4 पॉइंट्स में इन्होंने नॉमेनक्लेचर के वही रूल्स दिए हैं जो मैंने अभी आपको बताए। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स एंड दे आर लैटिनाइज्ड और डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑरिजिन। यानी कि इनका ऑरिजिन कौन सी भाषा से है? लैटिन लैंग्वेज से। इसके अलावा जब प्रिंट किया जाता है तो इनको इटैलिक्स यानी कि थोड़ा स्लैंटिंग फॉर्म में लिखा जाता है। इसके अलावा सेकंड है द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस व्हाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंडरिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ऑरिजिन। उनको इटैलिक्स में इसलिए किया जाता है क्योंकि वो दूसरी लैंग्वेज से उनका ऑरिजिन है। The first word denoting the genus starts with a capital letter while the specific epithet starts with a small letter. ये देखो जैसे मैंने यहाँ किया दोनों से। इसके कई और भी एग्जांपल्स हैं जो तुम लोगों ने को मैंने क्लास 9th में बताया। It can be illustrated with the example of Mangifera indi। अब देखो Mangifera indi का साइंटिफिक नेम है किसका? मैंगो का। Mangifera का साइंटिफिक नेम है किसका? मैंगो का। अब देखो आगे इन्होंने क्लासिफिकेशन के बारे में और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में दिया है। क्लासिफिकेशन हम ऑर्गेनिजम्स को जब करते हैं तो उसके बाद जिन कैटेगरीज में प्लेस किया जाता है उन सब कैटेगरीज को हम कहते हैं टैक्सॉन। हर एक इंडिविजुअल कैटेगरी को, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। जैसे कि सबसे छोटी कैटेगरी जो होती है उसका नाम है स्पीशीज, से बड़ी कैटेगरी का नाम क्या होता है? स्पीशीज के जीनस, जीनस के बाद है फैमिली, क्लास, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आता है फाइलम या फिर डिवीजन, और इसके ऊपर आता है किंगडम।
सीक्वेंस है हिरार्की की, ये टैक्सोनॉमिकल हिरार्की कहलाती है, यानी कि इस क्रम में ऑर्गेनिजम्स को अरेंज किया जाता है। इनमें से हर एक जो कैटेगरी है, जैसे सबसे बड़ी कैटेगरी है, सबसे छोटी कैटेगरी है, इन सबको टैक्सॉन कहा जाता है। ये भी टैक्सॉन है, 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 और ये दोनों भी टैक्सॉन है। इसका मतलब टैक्सॉन छोटे या बड़ी किसी को भी कह सकते हैं। और टैक्सॉन सिंगुलर वर्ड है, टैक्सा प्लूरल वर्ड है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे। अब जैसे सपोज करो कि हमसे एग्जाम में पूछा जाए कि किंगडम को डिफाइन करो, तो हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर फाइलम और डिविजन्स इज नोन एज किंगडम। उसी तरह से अगर फैमिली को कहा जाए तो हम कहेंगे अ ग्रुप ऑफ सिमिलर जीनस विच कंप्राइज टुगेदर आर नोन एज फैमिली। तो किसी भी कैटेगरी को उसके छोटे के कंपोजिशन से डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि स्पीशीज को कैसे डिफाइन करें। तो स्पीशीज को डिफाइन करने के 2 पॉइंट्स हैं, वो मैं बोर्ड पर लिखता हूँ। सबसे पहला, स्पीशीज उन ऑर्गेनिजम्स का कंपोजिशन है जो कि जेनेटिकली सिमिलर है और एक कॉमन जीन पूल शेयर करते हैं। ऑर्गेनिजम्स which share a common gene pool, सिमिलर सेट ऑफ जीन्स वो शेयर करते हैं। क्या होता है जीन पूल? जीन पूल की डेफिनेशन ये है कि ये एक कलेक्शन है जीन्स का एक स्पीशीज के अंदर जो पाई जाती है। दूसरी विशेषता ये है, दे गिव राइज टू फर्टाइल ऑफस्प्रिंग आफ्टर मेटिंग या आफ्टर रिप्रोडक्शन। मेटिंग या रिप्रोडक्शन के बाद वो एक और ऐसा ऑफस्प्रिंग बनाएंगे जो कि फर्टाइल होगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें कब देखने को मिलता है, जब हम इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड स्टडी करते हैं, जैसे कि डोंकी और हॉर्स को अगर मेट कराए तो उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो फर्टाइल नहीं होगा, यानी कि उसमें गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। आगे वो अपनी प्रोजेनी को कंटिन्यू करने में सक्षम नहीं है क्योंकि वो एक स्पीशीज नहीं है। तो स्पीशीज की डेफिनेशन इन दोनों पॉइंट से बनती है कि ऑर्गेनिज्म which have these two characteristics are known to be a species। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो पेज 7 पर बॉटम में इन्होंने एक टर्म दी है, बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा यानी कैटेगरीज। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी यानी कि वो ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, उसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब आप इसके नेक्स्ट पेज पर लास्ट पैराग्राफ में देखो इन्होंने लिखा है एक वर्ड, ह्यूमन बींग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर डाइवर्सिटीज बट ऑल्सो द रिलेशनशिप एमंग देम। अब देखो सिस्टमेटिक्स का डेफिनेशन ये है जिसमें हम अलग अलग टैक्सा के रिलेशंस को स्टडी करते हैं, सिस्टमेटिक्स कहते हैं। तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमी, सिस्टमेटिक्स। आइडेंटिफिकेशन में पहचानते हैं, नोमेनक्लेचर में नाम देते हैं, टैक्सोनॉमी में क्लासिफाई करते हैं और सिस्टमेटिक्स में रिलेशंस को स्टडी करते हैं। तो ये 4 डेफिनेशन आज की हो गई रेडी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, पेज नंबर 8 पर। यहाँ देखो इन्होंने पहले ही पैराग्राफ में दिया है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिक हिरार्की और टैक्सॉन के बारे में, जिनके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और नेक्स्ट पेज पर स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम, इन सब के बारे में दिया है और ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पेज नंबर 10 पर जो येलो कलर का बॉक्स बना हुआ है इसमें देखो लिखा है स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन। मैंने भी लिखा है फाइलम और डिवीजन।
इसका कारण ये है कि एनिमल किंगडम में फाइलम वर्ड यूज़ किया जाता है और प्लांट्स के केस में यूज़ किया जाता है डिवीजन। अब देखो पेज नंबर 11 पर टेबल 1.1 दिया है। यहाँ पर इस 1.1 में कई एग्जाम्पल्स दिए, मैन, ये वाली टेबल, मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट, इसके अलावा इनके साइंटिफिक नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, ये सब भी दिया हुआ है। अब इसके बाद अब हम आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर 1.4, और 1.4 में आती हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होती है? टैक्सोनॉमिकल एड्स, एड शब्द का जो हिंदी में अर्थ है वो होता है मदद। तो ऐसी कोई भी चीज जो हमारी मदद करे टैक्सोनॉमी में, उसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। यानी कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने में, ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने में जो चीज़ें हेल्प करती हैं उनको कहते हैं टैक्सोनॉमिक एड्स। और इसका सबसे पहला जो एग्जाम्पल दिया है बुक में वो है हर्बेरियम। हर्बेरियम में पहला जो पार्ट है वो है हर्ब। हर्ब का मतलब होता है स्मॉल प्लांट्स विद ग्रीन स्टेम। तो जिनका हरा तना होता है उनको कहते हैं हर्ब्स, और जिनका भूरा तना होता है उनको कहते हैं ट्रीज। तो हर्ब्स और ट्रीज में अंतर हो गया। इसके अलावा जिनमें लोअर लेवल पर ही प्रोफ्यूज ब्रांचिंग यानी कि बहुत ब्रांचिंग शुरू हो जाती है उनको कहते हैं बुशेस। तो तीन तरह का स्ट्रक्चर हम देखते हैं प्लांट्स में, एक तो हर्ब, एक श्रब यानी कि बुशेस, और एक होते हैं ट्रीज जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होगी और ब्राउन कलर का स्टेम दिखेगा। चलो अब हर्बेरियम क्या होती है ये देखते हैं। हर्बेरियम एक कलेक्शन है हर्ब्स का यानी कि प्लांट्स का या फिर प्लांट पार्ट्स का। प्लांट्स और प्लांट पार्ट्स कलेक्शन। इस कलेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हमारे पास एक कलेक्शन होता है तो हम उसको देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे जब भी हमारे पास कोई डिफिकल्ट वर्ड आता है तो हम देखते हैं डिक्शनरी में, उसी तरह से जब भी हम कोई नई स्पीशीज एनकाउंटर करेंगे तो हम उसका कंपैरिजन हमारे पास मौजूद जो पिछला रिकॉर्ड है जिसमें कि प्लांट के अलग अलग स्ट्रक्चर्स हमारे पास प्रिजर्व फॉर्म में हैं, उससे कंपेयर कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे कलेक्शन को या फिर ऐसे संग्रह को कहते हैं हर्बेरियम। अब हर्बेरियम में क्या प्रिजर्व किया जाता है? लीव्स को, फ्लावर्स को, या फिर एंटायर प्लांट को भी किया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि प्लांट कितना बड़ा है। इनको शीट्स पर प्रिजर्व किया जाता है। देखो उसमें क्या क्या डिस्क्रिप्शन रहता है, पेज नंबर 12 पर देखो। यहाँ एक फिगर के माध्यम से हर्बेरियम भी दिखाई गई है और उसमें लिखा है हर्बेरियम शोइंग स्टोर्ड स्पेसिमेन। और इस पैराग्राफ के लास्ट लाइन में लिखा है हर्बेरियम शीट्स ऑल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, यानी कि कब कलेक्ट किया गया, किसने कलेक्ट किया, कहाँ पर किया, इंग्लिश लोकल बोटेनिकल नेम्स, फैमिली कलेक्टर नेम। हर्बेरिया ऑल्सो सर्विस क्विक रेफरल सिस्टम्स इन टैक्सोनॉमिक स्टडीज। क्विक रेफरल वही मैंने जैसे लाइब्रेरी का एग्जांपल दिया कि उसको आसानी से रेफर किया जा सकता है। इसके बाद दूसरी टैक्सोनॉमिकल एड आती है बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन के पास ही इन्होंने क्या लिखा है, जूलॉजिकल पार्क्स। नेक्स्ट पेज पर इनको साथ साथ ही लिख लेते हैं। बोटेनिकल गार्डन का मतलब है जहां पर प्लांट्स को लार्ज स्केल पर उनको किया गया है। और जूलॉजिकल पार्क का शॉर्ट फॉर्म होता है जू।
जहाँ पर एनिमल्स को रखा गया है। और क्यों रखा गया है? उनकी ग्रोथ को स्टडी करने के लिए, उनको, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि अच्छा टाइगर ऐसा होता है, अच्छा राइनोसेरस ऐसा होता है, जिराफ ऐसा होता है। या फिर अगर प्लांट्स में भी देखें कि अच्छा ये जो सिल्वर फर्न है या सिल्वर ओक है, इस टाइप का प्लांट होता है, यानी कि रेडी रेफरेंस के लिए लिविंग स्टेट में रखना, वो बोटेनिकल गार्डन या जूलॉजिकल पार्क कहलाता है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? बोटेनिकल गार्डन का जो पैराग्राफ है उसमें तुम देखो लास्ट लाइन में, फेमस बोटेनिकल गार्डन आर एट क्यू, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया एंड एट नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है म्यूजियम। म्यूजियम का मतलब होता है अगर हम ऑर्गेनिजम्स के स्पेसिमेंट्स को प्रिजर्व कर रहे हैं, प्रिजर्व स्पेसिमेंट्स। अगर हम जीवित जानवरों को ना रखकर उनके स्पेसिमेंट्स को मृत अवस्था में प्रिजर्व करके रखते हैं तो उसे म्यूजियम कहते हैं। और म्यूजियम में तुमने देखा ही होगा कि जैसे अलग अलग तरह की चीज़ों को संग्रह करके रखा जाता है, संग्रहालय कहते हैं हिंदी में, तो उसी तरह से यहाँ पर जानवरों को प्रिजर्व करके रखा जाता है। जैसे डायनासोर्स के म्यूजियम में डायनासोर्स की हड्डियों को जोड़कर जो कंकाल बनते हैं उनको प्रिजर्व करके रखते हैं। अब इनकी भी अपनी अलग इम्पोर्टेंस है, इससे हमें पता लगता है कि अलग अलग चीज़ें मृत अवस्था में कैसी होती है। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, और लास्ट जो हमारा टॉपिक है इसका चैप्टर का, उसका नाम है की। क्या होती है की? की का मतलब ऐसे किसी भी स्टेटमेंट से है जो स्टेटमेंट हमें किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। अच्छा, स्टेटमेंट जो होता है यहाँ पर उस स्टेटमेंट के दो पॉइंट होते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट। इन दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर हम कहते हैं कपलेट। हर एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट को कहते हैं लीड। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। पहला स्टेटमेंट उसे कहते हैं लीड वन, दूसरे को कहते हैं लीड टू, और इन दोनों को मिलाकर जो कहते हैं उसे कहते हैं कपलेट। कपलेट वर्ड बना है कपल से, तो कपल का मतलब होता है टू। इसका मतलब यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स की बात हो रही है। एक एग्जांपल लेते हैं। हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म मैमल है या नहीं? अगर उसमें मेमोरी ग्लैंड है तो वो मैमल है, अगर नहीं है तो मेमोरी ग्लैंड तो वो नहीं। तो इसका मतलब अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो तो आइडेंटिफिकेशन में दो स्टेटमेंट क्या लिखे जाएंगे? इट हैज मेमोरी ग्लैंड्स और दूसरा लिखा जाएगा इट डजंट हैव मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, अब दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा तभी जाके हमें पता। अब और दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको इन्हीं दोनों कैटेगरीज में प्लेस किया जा सकता है। या तो ये आंसर हो सकता है या ये हो सकता है, इनके अलावा कोई तीसरी ऑप्शन तो है नहीं। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स के ग्रुप को कहते हैं कपलेट, और हर एक स्टेटमेंट को कहते हैं लीड। और इस तरह के जितने भी हम स्टेटमेंट के ग्रुप्स बनाते हैं उन सबको कहते हैं की। और की ताला खोलने के काम आती है। तो उसी तरह से ये जो हमारे मेथड है इसको हम क्या कर सकते हैं, एनालिसिस करके पता लगा सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म को कौन से ग्रुप में प्लेस किया जाए। अब आओ पेज 14 पर। यहाँ पर इन्होंने कुछ और चीज़ें बताई हैं, जैसे कि फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स, कैटलॉग्स एंड अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस। इनके बारे में इम्पोर्टेंट ये है कि जो मोनोग्राफ होता है ये किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में ही बताता है। जैसे कि लास्ट लाइन में लिखा है मोनोग्राफ्स कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन ओनली। इसके अलावा मैनुअल्स जो होते हैं, मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। यानी मैनुअल्स होते हैं स्पीशीज स्पेसिफिक। जैसे बजरंगगढ़ के एरिया का एक मैनुअल होगा, यहाँ पर पाई जाने वाली सारी स्पीशीज का डिटेल्स उसमें होगा। लेकिन मोनोग्राफ का लिखा है कि सिर्फ एक टैक्सॉन होगा, तो मोनोग्राफ में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का बारे में आएगा, जैसे कि मैंगो ट्री, उसमें मैंगो ट्री का डिस्क्रिप्शन होगा। तो यानी कि ये जो चीज़ें हैं मोनोग्राफ्स, कैटलॉग्स, फ्लोरा, मैनुअल्स, ये सारे हमारे
आइडेंटिफिकेशन और स्टडी करने में हेल्प करती है। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर होता है फिनिश। तुम लोगों का काम ये है कि तुम लोगों को इसके नोट्स बनाने हैं और ये जो लास्ट में एक्सरसाइज दी है वो करनी है। और अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर।